मुंबई मेरे इज अ सिटी क्लोज टू माई हार्ट। आप मुझे कोई साड़ी स्टोर में ही फाइंड करेंगी या कोई बुक स्टोर में। फादर इन लॉ वन सेड कि प्रियंका तुम्हारे पास करीब 100 साड़ी होंगी। मैंने कहा डैडी यू ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट मी। ओह गॉड। मैं फर्राटेदार मराठी नहीं बोल पाती हूँ। उनके 3 टर्म्स में 3 अलग अलग एफिडेविट फाइल हुए थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। एंड हमेशा उनको मुद्दों पे से बात की, इश्यूज़ को लेकर बात की, बट अनफॉर्चुनेटली इट ऑलवेज मेट विद अ होल लॉट ऑफ एरोगेंस। जो बाकी सबकी गुस्सा थी मुझ पे इसलिए मुझे हंसी आ गई और पूरा चेंबर हंस पड़ा। प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। बिफोर आई चेक ट्विटर मैंने कहा आज तो देखना ये वाला जो आपने किया है वो वायरल होने वाला है। अगर हमारी पार्टी जो अलायंस में है उनके कोई और विचार होगा दैट डज नॉट मीन हम हाँ में हाँ कर रहे हैं। 5 महीने के अंदर अंदर इतने सारे वोटर्स बढ़ जाना, ऐसा तो कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ इन दोज पर्टिकुलर ईयर्स कि 5 महीने में ही सबके सब इतने बढ़ गए। एक टेरर अटैक होना पहलगाम में कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कमी हुई है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो रहा है बल्कि हो रहा। आप देखिए आपने 1947 में क्या किया, आपने देखिए 1971 में क्या किया। देखो इंदिरा गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी निक्सन को। तो भैया 11 साल से आप हैं, कितना आप उनको दोष दोगे। जब गृह मंत्री ने 370 हटाई थी कश्मीर में, उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म होगा। उन्होंने एक छाती ठोककर कहा था पीओके के लिए हम जान देंगे। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था अचानक से सीज फायर क्यों हुआ? कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? उनका जो डेफिनेशन है एंटी नेशनल का, जो बीजेपी की हाँ में हाँ नहीं भरेगा वो एंटी नेशनल, जो बीजेपी की कमियां ढूंढेगा वो एंटी नेशनल। क्या आप एंटी नेशनल? आपको भी 11 साल के बाद समझ में आ गया ना कि आपको विपक्ष की जरूरत पड़ेगी दुनिया भर में लेकर जाने के लिए। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी सरकार हारी थी, कितने देशों से हमारा बैन था, पेपर पाबंदी थी क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। किसी ने कहा वो देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लिए प्रॉब्लम छोड़ कर गए इसलिए हमें रिजॉल्व करें। तो लेगेसी में क्या लिखोगे कि हमने इस 10 साल में सिर्फ नेहरू जी को कोसा। देश में हम भर के महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं, विदेशों में जाकर सबसे पहले उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। ये कहना कि ऑपोजिशन को फेवर करे थे वो एकदम सरासर गलत होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने का काम किया है या चुप कराने का काम किया। और मैं मुझसे निपट लो, ये कोई रंगदारी है क्या? हेलो, स्वागत है आपका दैनिक जागरण की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ राधिका। आज की इस खास पॉडकास्ट में बात होगी एक ऐसी शख्सियत की जो राजनीति में अपने बेबाक अंदाज और तेज तरार जवाबों के लिए जानी जाती है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कभी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी प्रियंका जी ने 2019 में शिवसेना का दामन थामा और तब से वो उद्धव ठाकरे की टीम में एक मंजी हुई खिलाड़ी है। इनकी खासियत, ये ना सिर्फ राजनीति में माहिर है बल्कि सोशल मीडिया पर भी छाई रहती है, चाहे वो ट्वीट्स की बौछार हो या किताबों की समीक्षा। तो चलिए प्रियंका जी से कुछ खास और मज़ेदार सवाल पूछते हैं जो राष्ट्रीय राजनीति से लेकर महाराष्ट्र तक की बातें कवर करें। एक यूजुअल दिन कैसा रहता है आपका अगर दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में मैं तो दिल्ली तभी आती हूँ जब पार्लियामेंट सेशन में होता है या स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स होती हैं। उसी समय मेरा आना होता है। तो पार्लियामेंट जब होता है तो सवेरे पार्लियामेंट की तैयारी, जो ब्रीफिंग नोट्स होते हैं नोट्स पढ़ना, क्या एजेंडा फॉर द डे होगा वो देखना। और फिर ड्यूरिंग पार्लियामेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं, इवेंट्स होते हैं विच आर टेलर्ड अराउंड पार्लियामेंटेरियंस का। जब आते हैं कन्वर्ज करते हैं तो राउंड टेबल डिस्कशंस, चाहे वो एयर क्वालिटी पे हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट पे हो, चाहे वो वेल्थ इनइक्वालिटीज़ पे हो, इकोनॉमी पे हो, इन सब को लेकर फिर मीटिंग्स होती हैं। और बहुत सारी मीटिंग्स जैसे आपसे भी अभी आज मैं बात कर रही हूँ, जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। माइंड को रिलैक्स करना है तो कैसे करते हो आप? कहाँ जाती हो दिल्ली में? मुझे एक्चुअली आपसे एक चीज़ पूछनी है कि मुंबई या दिल्ली दोनों में से क्या बेटर है। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट प्लीज पॉलिटिकली करेक्ट आंसर मत दीजिए। ट्रिकी बिल्कुल नहीं है और पॉलिटिकली करेक्ट भी मैं कभी रही नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो मुंबई है। मुंबई मेरे इज़ अ सिटी क्लोज टू माई हार्ट। और मेरे को जब अगर वीकेंड पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो मैं मुंबई ही चली जाती हूँ, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तब।
और अदरवाइज़ मैं कहीं जैसे वृंदावन चली गई या कहीं मेरे कहीं दर्शन यहाँ के अप नॉर्थ के पेंडिंग हों वो करने चली जाती हूँ। पर यूजुअली वीकेंड्स ऐसे ही बीतता है, जैसे जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं, लोगों से मुलाकात करनी है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे महाराष्ट्र के जो काम होते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को हमसे काम होते हैं, वो पार्लियामेंट आते हैं, वहाँ से फिर समय मांगते हैं, वो मिलने आ जाते हैं, उनकी रिक्वेस्ट हम सुनते हैं। फिर काफ़ी लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो यही है। तो दिल्ली में कौन सी जगह पसंद है, क्या खाना पसंद है आपको? क्योंकि आप बहुत अच्छी जगह पे रहती है, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है सारी अच्छी जगह पे जाना। आई नो अच्छी जगह पर जाना, पर मैं मैं बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ। कुछ ही लोगों के घर आना जाना होता है। मैं बाहर ऐसा कोई ऐसी गो टू प्लेस मेरी है नहीं। जनपद स्वीट हाउस, बंगाली स्वीट हाउस कहीं आप कुछ आप नहीं मुझे खाते? कोई साड़ी स्टोर में ही फाइंड करेंगी या कोई बुक स्टोर में। रियली? मैं सुप्रिया सुले और कानीमोई को साड़ी स्टोर में मिली थी चेन्नई में। हाँ, अच्छा। Yes. हाँ, तो they both love sarees and Yeah. so do I. हाँ. तो मुझे वो वहाँ मिल गए थे कुछ साल पहले। They were shopping. मैं जहाँ भी जाती हूँ, अगर मेरे पास एक घंटा भी हो तो मैं वहाँ की पूछ लेती हूँ कौन सी, यार मैं रिसर्च करके जाती हूँ कौन सी अच्छी साड़ी स्टोर है। यहाँ कहाँ पसंद है आपको? तो काफ़ी हैं, 2-3 जगह हैं, जैसे डिफेंस कॉलोनी में एक है, साउथ एक्स में है, और कभी कभी अगर मैं कहीं जा रही होती हूँ और रास्ते में, जैसे खान मार्केट में मुझे उस दिन एक बहुत अच्छी वो कोटा की साड़ी मिल गई विच हैड सम वेरी प्रीटी एम्ब्रॉयडरी वर्क, मैंने वो ले ली। तो आई कीप डूइंग दिस अ लॉट। तो एंड एक और है, आई एम फॉरगेटिंग, साकेत में एक स्टोर है, वहाँ पे जाती हूँ। सो या आई कीप डूइंग दैट। तो साड़ी या बुक स्टोर में कितने साड़ीज कितने होंगे आपके पास, बुक्स कितने होंगे? आई विल लीव इट एट दिस कि माय फादर इन लॉ वंस सेड कि प्रियंका तुम्हारे पास करीब 100 साड़ी होंगी। मैंने कहा डैडी यू ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट मी। Oh God! नहीं, बट व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैं साड़ियाँ लेती भी हूँ, मैं आई देन गिव इट टू माय फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि आई जस्ट वेयर इट वंस और ट्वाइस, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ मैंने पार्लियामेंट में 2-3 बार पहन लिया है, मैंने यूज़ कर ली जितनी करनी है, सो एटलीस्ट हमारी यूज़ हो जाती है। आई जस्ट पास इट ऑन एंड आई गेट अ वैरायटी ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो बी एबल टू एक्सचेंज इट विद माई सिस्टर्स और माई सिस्टर इन लॉ, व्हाटएवर। आई कीप। पार्लियामेंट में आप लोगों की बातें नहीं होती है फिर फेलो एमपीज के साथ, विमेन एमपीज के साथ, ये साड़ी कहाँ से ली, सुप्रिया सुले के साथ, या और काफ़ी जब भी ब्रेक होता है हम लोग को कोई साड़ी पसंद आई तो हम साड़ी की चर्चा करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे अभी रेणुका चौधरी जी आई हैं, रेणुका चौधरी जी वीवर्स को बहुत प्रमोट करती हैं, बहुत। तो बहुत सारे वीवर्स से उनका संपर्क है, तो वो मैं अगर उनसे कहूँगी आज अपनी साड़ी अच्छी पहनी है, तो फिर वो वीवर से कहेंगे कि अगर तुम इस टाइम, अच्छा, she'll connect you to that नो weaver. शी विल से कि इफ़ यू आर कमिंग टू दिस साइड, अगर दिल्ली तुम्हारा आना जाना है, तुम्हारे पास कोई स्टॉक रखा है तो आप भेज दो। तो हम ऐसे भी कर लेते हैं। सो वी डोंट माइंड हैविंग दिस डिस्कशन, बिकॉज वो हमारे फ्री टाइम पे जो साड़ी लवर्स हैं, साड़ी के वो हैं, तो दैट इज आल्सो अ बॉन्डिंग पॉइंट, एंड इट गोज बियॉन्ड द पॉलिटिक्स। तो एग्जैक्टली ब्रेक्स में तो पॉलिटिक्स की बातें नहीं करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर, राइट? दैट्स वेरी कुछ होती हैं, बट तो मुझे लगता है कि आई मीन चांसेस आर दैट आई आल्सो माइट बम्प इनटू यू कहीं साड़ी स्टोर में। 100% you'll find me at a saree store or a salwar kameez store, something like that. I keep doing that. अच्छा, नहीं, बट आपको अगर विजुअलाइज करो तो आप साड़ी में ही ज़्यादा इमेजिन। There was a point in my life that मैं जब शादी हुई थी, मैं 21 साल की थी जब शादी हुई थी, मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। Really? हाँ, और मुझे Who would believe that? No, it was a genuine problem. पर जैसे जैसे एक तो उम्र बढ़ती है और वजन बढ़ता है, suddenly you realize that साड़ी is the best thing, you know, कि साइजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। In fact, it makes you look better. It makes you look better. It's more forgiving. हो ना, तब साड़ी शायद इतनी अच्छी नहीं लगती है, but if you're slightly on the heavier side, yeah, so it's more forgiving to your body shape. It's like whatever you want to do, and so you're comfortable. तो वो, but not because of that. Genuinely, I started to grow a fondness. मेरी mother-in-law हमेशा साड़ी में रहती हैं, मेरी mother रहती हैं। अब उम्र की वजह से वो लोग ज़्यादा नहीं पहनते हैं, पर मैंने हमेशा उनको देखा। Some sarees I used to appreciate, तो मैंने कहा चलिए let me also try, and when I started to be comfortable in my sari. And then you travel, आप अच्छे shops में जाते हो, आप weavers से connect होते हो, आप उनकी sarees देखते हो, handlooms, they're so beautiful, and it's so beautiful to see जो उनके imagination और creativity coming out of a sari print also at times. Right. Online देखते हो आप, shopping करते हो? Yes, of course. Oh wow. Of course, this is the other time I'm like looking at some. हमें ऐसा तो नहीं दिखेंगे ना कि
प्रियंका चतुर्वेदी सिटिंग इन द हाउस एंड कैमरा से दिख रही Never. That I'll never do. I'll never do. जैसे हमारे भी महाराष्ट्र असेंबली में someone was caught playing rummy, which is so unfortunate. He's a minister, but no. When I'm in, see, my focus when I'm in parliament is solely parliament, and it is totally like a sense of commitment होता है कि भैया ये जिम्मेदारी मिली हुई है, मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी देकर मुझे यहाँ पर भेजा है, तो मैं कहीं भी उनको निराश ना करूँ किसी भी उस पे स्टेज पर. तो इसलिए that focus is very real. पर जब time out है तो then this is what gives me usually I don't step out of the house That's much. how you unwind. हाँ, लोगों को लगता है कि because I talk the way I do, I'm very outgoing, I'm very social in nature, but no, if I get free time I'd rather be home, read a book. अच्छा, बट एक शॉपिंग एक स्ट्रेस थेरेपी है राइट? हाँ, बिल्कुल है. I'm sure सभी महिलाओं के लिए. ऑफ कोर्स आई मीन शायद एक डेजर्ट खा के इतनी खुशी नहीं मिलती है. मैं dessert खाती ही नहीं हूँ. That's good. So I have only few vices, which is one of them is shopping. Shopping and the other is books, and books can never be bad. Books are never bad. Books are Right. So shall we begin? Yeah. Okay. So आपने क्योंकि सास भी कभी बहू थी. Why are you laughing already? क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक पैरोडी गाया था which was super hit. Okay. अब स्मृति ईरानी की सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो गई है टेलीविजन पे, तो क्या आपकी पैरोडी के भी सेकेंड इनिंग्स हम सुन सकते हैं? I hope I never get a chance to sing it again. बट इनफैक्ट व्यूअर्स जिनको पता नहीं है मैं क्या बात कर रही हूँ, आपको उनको बताना पड़ेगा. Oh नहीं, अब मैं भी भूल गई. It's like it happened 6 years ago and I've quite forgotten. And that वो जो इंस्टेंस हुआ था वो एक कॉन्टेक्स्ट में था, और अब वो अब वो भी वापस एक्टिंग में हैं, वो कर रही हैं. आई विश ऑल द वेरी बेस्ट. कुछ देखे आपने उनके विजुअल्स देखे या कुछ देखे? नहीं देखे. आई ओनली विश हर बेस्ट. नरेंद्र मोदी ने भी आपका एक कंप्लेंट थी कि नरेंद्र मोदी ने जब स्मृति ईरानी के इलेक्शन एफिडेविट की बात हुई थी जो उन्होंने फाइल किया था, तो उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, तो आपने बोला था कि उन्होंने क्योंकि मुझे वो लाइन याद आ गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के भी रूप बदलते हैं. आप गा ही दीजिए, मैं तो आई एम टेलिंग यू. आई मीन यू ऑलमोस्ट सैंग दैट. थैंक यू. तो आपका ये कंप्लेंट था कि नरेंद्र मोदी ने उनको कॉल आउट नहीं किया उस बात पे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी? नहीं आई डोंट. मैंने बात ऐसी थी कि वो जाकर जस्टिफाई कर रही थी कि मेरे पास ये डिग्री है, ये है, वो है, और एफिडेविट अलग अलग आ रहे थे. और उस समय वो अमेठी से लड़ रही थी और अमेठी में चुनाव था, मैं कांग्रेस पार्टी में थी, राहुल गांधी जी के खिलाफ वो लड़ रही थी, जीती वो, वहाँ से जीती. और तो उससे पहले जब उन्होंने एफिडेविट फिर से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, फिर से अलग एफिडेविट था. तो उनके 3 टर्म्स में 3 अलग अलग एफिडेविट फाइल हुए थे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर. आई डोंट थिंक मैंने इट नथिंग टू डू विद मोदी जी. इट वाज अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी. अगर आप कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, तो हाउ डज दिस जस्टिफाई ना 3 डिफरेंट ये क्या कहते हैं एफिडेविट्स. मोदी जी के भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर काफ़ी बातें हुई थी कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमए किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट था और एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसी कोई डिग्री नहीं है, तो मैं ज़्यादा उस पर कमेंट्री इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि वो जो उन्होंने उस समय कंट्रोवर्सी हुई थी उनके लेकर, और फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया था, कहा था कि अभी क्योंकि फिर से यूनिवर्सिटी से मांगा है इसलिए फॉन्ट वैसा है, ऐसा है, पर एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसी कोई डिग्री नहीं थी. बट अगेन इट जस्ट अबाउट, इट डजंट, कंसिडरिंग वो अब 3 टर्म आ चुके हैं, इट्स नॉट रियली द एजेंडा फॉर द नेशन. द एजेंडा फॉर द नेशन इज जो चैलेंजेस चल रहे हैं. ऐसा कहा जाता है आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का भी ऐसा कहना था कि स्मृति ईरानी के बारे में जो आपने बात की थी कि वो इसके लिए भी हो सकती थी कि आप लोग बेसिकली पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरीज हैं, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन यू बोथ वर जॉस्लिंग फॉर द सेम पॉलिटिकल स्पेस एक टाइम. नॉट एट ऑल. वो अगर आपके वो देखिए, मैं उनकी बहुत जूनियर हूँ. वो अगर आप उनसे कभी पूछेंगे भी, शी विल से हु प्रियंका चतुर्वेदी. नो, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, उनको शी वाज इन अ डिफरेंट लीग. हम लोग जूनियर लोग हैं, हम लोग कोशिश कर रहे थे, हम अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे. और पर कोई अगर डिसरिस्पेक्ट से बात करता है, चलिए आपने मेहनत की, आप अच्छी अच्छी जगह पहुंची, आप मंत्री बनी, पर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करके बात करेंगी, एरोगेंस से बात करेंगी, तो नो वन विल टॉलरेट इट. और आपने
मेरा आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई थी मुद्दों को लेकर। मेरा, अगर आप विमेन एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में, विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में हैं, तो आप उसको फेयरली ट्रीट करें ना, सारे मुद्दों को। एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पेस, तो इसलिए मैंने उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए थे। तो हमारी कोई सेम स्पेस नहीं है, मैं बहुत जूनियर हूँ, मुझे बहुत कहीं पहुँचना है, पहुँचूंगी नहीं पहुँचूंगी इज़ अ सेकेंडरी थिंग, पर एक होता है कि आप कोई लेवल पे पहुँच जाओ ना, यू आर ग्रेसफुल। एंड फॉर एवरी वुमन, आई वुड से हर महिला को दूसरी महिला को हाथ देकर ऊपर ही बढ़ाना है, नीचे और नहीं गिराना है। विद दैट, तो ये मेरी फीलिंग थी। मैंने हमेशा उनको मुद्दों पे से बात की, इश्यूज को लेकर बात की, बट अनफॉर्चुनेटली इट ऑलवेज मेट विद अ होल लॉट ऑफ एरोगेंस। तो दैट इज, बट अदरवाइज देयर इज नो सेम पॉलिटिकल स्पेस। ओके, बट ऐसा कहा जाता है कि जब स्मृति ईरानी अमेठी से हारी तो एरोगेंस, मतलब लोगों के साथ उनका कनेक्ट और एरोगेंस, ये दो रीजंस कहीं बताई जाती है उनकी डिफीट के पीछे। हाउ मच डू यू एग्री विद दिस? आई डोंट नो, आई हैवंट सीन हर वर्किंग, आई डू नॉट नो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चैलेंजेस थे और क्यों लोगों ने उनको किया जो भी किया। पर यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है, जिसको सर पे चढ़ाते हैं उसको 2 मिनट लगता है उनको गिराने में भी। पर और हो सकता है फिर से अगर कभी राजनीति से वो कहीं चुनाव लड़े, हो सकता है जनता उनको फिर से जिताए। तो राजनीति में दे कैन बी, किसी को ऊपर नीचे होना उनका ख़त्म नहीं होता है, पॉज होता है। सो लाइक आई सेड कि क्यों वो हारी, क्या हारी, मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहूँगी, वहाँ की जनता ने निर्णय लिया। पर हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर आप अहंकार से बोलेंगे, अहंकार से बात करेंगे, आपको याद होगा वो एक क्लिप था और मुझे काफ़ी वो बुरा लगा था, क्योंकि एक सीनियर लेडी पॉलिटिशियन सोनिया गांधी जी हैं, आप उनसे विरोध रख सकते हो, विरोध कितना भी आपका मन का, आपको क्रोध हो, जो हो, फीलिंग हो, पर जो उन्होंने भाषण दिया था उस समय पर, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, आई टेल यू उसका इम्पैक्ट ज़रूर हर लोग पे पड़ा होगा, हर वोटर पे पड़ा। उन्होंने बीच में कहा था, उनको पूछा था एरोगेंस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा था कि अगर देश की बात करना एरोगेंस है तो हाँ मैं एरोगेंट हूँ। नहीं, देश की भले की बात, ये देश की भले की क्या बात है कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन के मुंह से एक स्लिप ऑफ टंग होता है और आप इस तरीके से पर्सनली यू ह्यूमिलिएट अ सीनियर वुमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा आपसे कई सालों से ज़्यादा है। आप उनसे विरोध में रह सकती हैं, पर इस तरह तो उसी से एक सेंस ऑफ आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ, एरोगेंस क्या होता है। और जब मैंने शुरुआत में कहा हम कैसे सेम स्पेस में हो सकते हैं जब वो वहाँ हैं, हम एक बार अमिताभ जी ने कहा था राजा और रंक, पॉलिटिक्स में वो रानी और हम प्रजा टाइप वैसे थे, हमारी शुरुआत हुई थी। यू हैव 2 ऑप्शंस इन लाइफ, या तो यू पुल अप समबडी और यू पुश देम डाउन, अ पर्सन विल ओनली रिमेंबर यू फॉर दैट। एब्सोल्युटली। आप पहले कांग्रेस में थी, फिर शिवसेना आपने ज्वाइन किया। अब शिवसेना के भी 2 पार्ट्स हो गए। अब शिवसेना पहले बीजेपी के साथ थी और कांग्रेस की कुछ जो गलतियां रहती थी उसको क्रिटिसाइज करती थी। अब सिचुएशन और डायनामिक्स इतनी चेंज हो गई है, स्पेशली महाराष्ट्र में, कि अब यू आर विद कांग्रेस एंड अब जो एक टाइम पे आपके फ्रेंड्स हुआ करते थे, अब आप उनकी गलतियां निकाल रहे। तो ये कितनी खिचड़ी आपको लगता है एज ए लीडर, आपको लगता है कि ये, और लोगों के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन? देखिए, मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं ऑपोजिशन में थी और फिर से ऑपोजिशन में ही गई तो मेरे लिए तो काफ़ी चेंज नहीं हुआ इन अ वे कि जब तक अलायंस था तब तक मैं उस पार्टी में शामिल नहीं थी। उसके 6 महीने बाद अलायंस टूटा और जैसे मैं कांग्रेस में रहकर विरोध कर रही थी वैसे ही शिवसेना में कंटिन्यू किया। बट हाँ, पार्टी के 2 ये जो स्प्लिट हुआ वो जिस तरीके से प्रायोजित किया भारतीय जनता पार्टी ने, और दिल्ली से पूरा प्रायोजित हुआ, फिनेंस हुआ, इक्विप हुआ, वो लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट कि एक हार जीत होती है। अब ठीक है, जो भी निर्णय लिए गए, पर किसी पावर में आने के लिए एक पक्ष को फोड़ना, फिर जो पक्ष आपके साथ 25 साल रहा उसका पार्टी नेम सिंबल सब करा देना मैनिपुलेट कर ये कहीं ना कहीं बहुत एक गलत संदेश भेजा। और ये फिर हमारे साथ हुआ, फिर एनसीपी के साथ किया। तो अगर हमारे कोर्ट्स, और मैं बार बार ये कहूँगी एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स, अगर हमारे कोर्ट्स इस डिसीजन को प्रॉम्प्टली प्रायोरिटी से
उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ऐसी बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं जिनके साथ ये करने की कोशिश करेंगे। ये रीजनल पार्टीज़ क्या हैं? रीजनल पार्टीज़ आज इतना कॉन्फिडेंस क्यों उनका स्टेट में बढ़ा है? क्योंकि उन लोगों ने और रीजनल पार्टीज़ ने अपने मुद्दे रखे हैं, राज्य के मुद्दे रखे हैं। उनकी भी आवाज़ ऐसे स्प्लिट कर आकर तोड़ना है, तो यानी अब वही है वन नेशन वन वॉइस, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन एवरीथिंग, लैंग्वेज इस तरीके का हो गया। आपका एक इंटरव्यू था राजदीप सरदेसाई के साथ जो बहुत चर्चा में आया है, उसमें मराठी के बारे में बात हुई है। आप हिंदी हार्टलैंड को बिलोंग करती है, मथुरा से आप बेसिकली है, मुंबई में आप थी, तो आपने उसमें कहा था कि आपकी मराठी इतनी अच्छी नहीं है, बट सब्सीक्वेंट इंटरव्यूज में आपकी मराठी बहुत अच्छी है। तो वर यू जस्ट बीइंग मॉडेस्ट इन दैट? नो, आई वाज बीइंग आई एम वेरी कॉशियस जब मैं मराठी में बोलती हूँ, क्योंकि अगर कोई एक गलती ग्रामेटिकल एरर भी हो जाए, स्पोक्स पर्सन भी हो, एक ग्रामेटिकल एरर भी हो जाए, इट्स अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑन मी, एंड एज अ स्पोक्स पर्सन वो भी वायरल जा सकता है, और पार्टी के लिए भी। तो इसलिए मैंने पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स होती है, आपस में संवाद होता है, हम मराठी बात करते हैं। पर अगर कोई टेलीविजन चैनल पे जाकर मैं, जैसे मैंने दूसरे सब्सिक्वेंटली आई सेड, मैं फर्राटेदार मराठी नहीं बोल पाती हूँ। ये मेरी फीलिंग है, मैं अभी भी कहूँगी ये मेरी फीलिंग है कि मैं मराठी इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाती हूँ। सो उन्होंने, मैं एक इंग्लिश चैनल पे, मेरा नेक्स्ट आंसर मेरे दिमाग में था मैं क्या देने वाली हूँ, एंड ही सडनली पुट दैट क्वेश्चन ऑन मी। तो आई वाज अ लिटिल taken aback. How do I respond to this? You were not mentally prepared to yeah, you're not answer mentally anything. See, you're sitting, आप एक इंग्लिश चैनल पे, अब मेरे साथ बहुत बार होता है मैं हिंदी बात करते करते इंग्लिश में चली जाती हूँ, और मैं रियलाइज भी नहीं करती हूँ। तो अचानक से, एंड मैं, मेरे आंसर्स भी सारे इंग्लिश में हेड में हैं, मैं जवाब देने वाली हूँ, इतने में एक दूसरा आ जाता है, तो आई डिड नॉट नो हाउ टू टैकल इट, विच इज़ अगेन माई फेलिंग। वायरल हुआ, बहुत अच्छी बात है, किसी ने उसको पॉलिटिकल इशू बनाया, बनाओ, पर अगेन मैं फिर से वही रिपीट करूँगी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लैंग्वेज को आप थोड़ा कम समझते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट करते हो जिस राज्य में रहते हो। we can't disrespect any Don't language. disrespect and don't force people to learn a language which, जैसे वो हिंदी लैंग्वेज का फोर्स हो रहा था, प्रेशर हो रहा था थ्रू द NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और जो GR के माध्यम से आया था वो गलत था, उसके बारे में प्रोटेस्ट किया, वो विड्रॉ कर लिया, और रीडिंग इट सो इनकरेक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे आप हिंदी हार्टलैंड से है, आप मुंबई पॉलिटिक्स में इतने साल थी, तो ये जो मराठी हिंदी डिवाइड जो मुंबई में है उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, एक्चुअली कोई डिवाइड नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। हिंदी फिल्म सो हार्ट ब्रेकिंग, मुंबई के लोकल्स में हम लोग देखते हैं कि दो लोग लड़ रहे हैं। आई मीन मुंबई हैज नेवर बीन दैट। मैं आपको, आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू। हिंदी फिल्म सिनेमा मुंबई में है, पूरा आपका जो हिंदी सिनेमा है वो मुंबई में होता है। हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री वहाँ पे है, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियोज नोएडा में है। आई एम अ महाराष्ट्रियन फ्रॉम महाराष्ट्र वर्किंग इन दिल्ली। इमेजिन, हाँ, सिर्फ फिल्म स्टूडियोज वहाँ पे, नोएडा में न्यूज़ स्टूडियोज हैं, और न्यूज़ स्टूडियोज आप, अब नाउ दैट यू सेड यू मराठी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इन दिल्ली, तो प्रॉब्लम ये है, आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे कि देयर इज दिस फीलिंग ऑफ कि दैट इज़ द ओनली लैंग्वेज, हिंदी इज़ द ओनली लैंग्वेज, राइट? ठीक है, दैट कुड बी द केस इन दिल्ली। मुंबई में जब 12, आई मीन अगर राज्य का पॉपुलेशन 12 करोड़ है, 2.5 से 3 करोड़ ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, उनमें से 2, 3, 4 लोग के साथ अगर ऐसा होता है, लॉ एंड ऑर्डर विल स्टेप इन। आउटरीच हुआ, लॉ एंड ऑर्डर भी किक इन किया, पर अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, ये कहाँ तक ठीक है? मैं तो कहती हूँ मेरे मम्मी पापा मथुरा से आए, फर्स्ट जनरेशन मूव किया, वो शहर ने हमें सब कुछ दिया, मुझे मेरी एजुकेशन दी, अपॉर्चुनिटी दी, मैं इतना पढ़ पाई, मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। मेरे मम्मी पापा ने अपना घर बनाया, घर खरीदा, हम चारों भाई बहन जो हैं हम लोग वहाँ पे रहे हैं। तो जिस धरती ने, और हिंदू धर्म ही है, जब आप यज्ञ करने बैठते हैं सबसे पहले जो प्रसाद चढ़ाते हैं आप अपनी भूमि पे चढ़ाते हैं। तो अगर मेरा धर्म ही कहता है सबसे पहले जल वहाँ पे चढ़ाइए, प्रसाद वहाँ पर चढ़ाइए, और आप उसी भूमि का अनादर करते हो जो आपकी संस्कृति, जो आपके कल्चर से जुड़ा है और जो आपको इकोनॉमिकली एम्पावर करे, ये कहाँ तक सही है? बात वो थी। एंड इट, because it's an emotional matter, sometimes people get out of control, which is, I'm not justifying violence one bit, but it's just that we will have to be, you know where it is coming from, more thoughtful about other people's sentiments about something. जब ये हिंदी मराठी का डिवाइड होता है,
इंडिया अलायंस का एक पर्टिकुलर स्टैंड है, उसमें मे बी सब पार्टीज़ का अलग अलग स्टैंड है, उसमें आपके समाजवादी पार्टी के भी फ्रेंड्स है, फेलो एमपीज है, लीडर्स है, आरजेडी की भी है, तो आप ये कैसे डील करती हैं? नहीं डील करनी, मैं फिर से क्या आपकी बातचीत में कभी ये सब चीज़ें आती हैं? नहीं जैसे एक बार बोला था कि हमें माफ़ करना, हमें मराठी नहीं आती है। जब मैं पहले दिन पार्लियामेंट में पहुंची थी तो एक दो एमपीज़ ने मुझसे कहा था, तो बट द पॉइंट इज़ दिस कि मैं फिर से रिपीट करूंगी, 12 करोड़ में से 2-3 करोड़ ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से आए, मराठी भाषी नहीं है। तो सबको तो नहीं कुछ बोला जा रहा, सब आराम से रह रहे हैं, सब कुशल मंगल जी रहे हैं, सब सम्मान के साथ जी रहे हैं, सब अपने अधिकारों के साथ जी रहे हैं। पर जब आप इक्का दुक्का ऐसे देखते हैं जहाँ पे मन में प्रश्न उठते हैं, तो प्रश्न ये भी होना चाहिए कि क्या कारण हुआ जो ये घटना सामने आई। आई एम नॉट, अगेन फिर से मैं रिपीट करूंगी, नॉट जस्टिफाइंग इट। हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेना बिल्कुल गलत क्या बात आपको है। लगता है कि इट इज बेसिकली पॉलिटिक्स जिसके वजह से एक कॉमन मैन उसका प्राइस पे कर रहा है वोट्स के लिए? आई डोंट थिंक इट हैज टू डू विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो थी, पॉलिटिक्स के ज़्यादा वो जो स्टांस लिया था, वो स्टांस पूरा हुआ, सरकार वाज फोर्स्ड टू टेक दैट जीआर ऑर्डर बैक, और वहीं पे हमारा ख़त्म हो गया था। तो बार बार उसको इन एनी वे जोड़ना राजनीति से, वो मैं मानती हूँ गलत है। आपका एक वीडियो है, इट्स अ वेरी अडोरेबल वीडियो जो वायरल हुआ है जया बच्चन जी के साथ। Why do I say कि इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो बिकॉज ऑफ योर रिएक्शन टू इट? आपको जो रिएक्शन है उसमें, दैट्स वेरी क्यूट एंड इट्स वेरी, आई मीन यू आर जस्ट लाफिंग, यू नो, आई मीन दैट मेड इट वेरी फनी। तो उस वक्त पे आप उनको क्या कुछ बोल रही थी? नहीं सो देखिए, जया जी एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। इफ आई कैन से 2-3 people who I'm closest to, she is one of them. तो जब भी अगर वो उनकी बगल वाली चेयर खाली होती है, मैं यूजुअली जाकर बैठ जाती हूँ। तो जब मैं स्पीच मेरी नहीं होती है, वरना मैं अपनी चेयर में बैक बेंचर हूँ, मैं पीछे जाकर बैठती हूँ। तो मैं बैठी हुई थी और उनकी स्पीच शुरू हुई, तो जैसे ही वो शुरू कर रहे थे, वो लोग उनको ट्रेजरी बेंचेस से हैकलिंग हो रही थी। वो जो वहाँ के लोग हैं वो काफ़ी हैकल करते हैं, तो वो, और उनका टाइम सीमित था, 4 मिनट था, और वो नोट्स लेकर आई थी, तो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। तो मैंने उनसे को बस नोट की तरफ इशारा किया कि इस पे ही आप पड़ी रहिए, आप इधर उधर डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो आई डिड नॉट इवन टेल हर, आई जस्ट शोड हर द नोट्स, लुक टुवर्ड्स द नोट्स। तो उन्होंने कहा जो, तो मैंने कहा जो बाकी सबकी गुस्सा थी मुझ पे उतर गई, इसलिए मुझे हंसी आ गई और पूरा चेंबर हंस पड़ा। Everyone laughed, and Jaya ji being Jaya ji, she just said it out of affection and love for me. Otherwise, she wouldn't do something like this, because she's very fond of me and we both are very close. तो उसके बारे में आपकी उनसे कुछ बात हुई उसके बारे में? अरे उसके बाद हम लोग, जैसे ही उनका स्पीच खत्म होनी थी, हमें दोनों को लंच करने जाना था, तो हम लंच करने गए और मैंने देखा ट्विटर पे वो दनादन चल रहा है। तो बिफोर आई चेक ट्विटर, मैंने कहा आज तो देखना ये वाला जो आपने किया है वो वायरल होने वाला है। और मैं जैसे ही ट्विटर पे गई, by the time you checked it was already viral. हाँ, and by the time I checked and I'm showing it to her, look, and we were both laughing about it. And then she said, I hope no mean comments are coming about you. मैंने कहा no mean comments. अच्छा, she was okay with the mean comments about her. She was like, you know, she says कि कभी होता है उनके साथ. She's like, I don't care about that, but there I hope no mean comments coming. And now it's okay. The deed is done, and let's just laugh and enjoy it. And we had our lunch. And then she sat through for my speech to happen. She came to the last bench where I sit. She came to that bench to sit with me, and when I was speaking. So this is it. I mean, that's the story. एक सिर्फ क्या होता है ना कि एक छोटा सा पार्ट दिखा देते हैं, वो वायरल हो जाता है, बट उसकी बैक स्टोरी कोई नहीं देख पाता है, राइट? आई मीन यू लाफ्ड लाइक, यू नो, you did not take an offense कि oh my god this is not done, you know, like that was a very adorable reaction. मुझे जैसे वो काफ़ी बार जब हम लोग प्राइवेटली जब मिलते हैं, तो वो मुझे, अगर मेरा किसी कुछ रिएक्शन हुआ है या मैंने किसी को गलत बोला है या कभी कभी मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला है, तो इमीडिएटली मुझे बोल देती हैं प्रियंका मत करो, या प्रियंका ये मत करो, वो मत करो, तो शी टेल्स मी दैट। पर वो उस दिन इन द फ्लो ऑफ थिंग्स उन्होंने किया। सो बट लाइक डज शी कम अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग? क्योंकि जैसे मीडिया बहुत डरती है उनसे, शी इज लाइक वेरी पर्टिकुलर कि आपको अगर ये जगह है तो आप गलत सवाल मत पूछिए, लाइक दैट वे शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो हाँ, वो हैं, वो उनमें there are few things that which are no go for her, like taking photos without her permission, which is fine, I think. which is fine. Which I think that concept of boundaries अब देश में
कम समझ है, और जब से फोन्स आए हैं, सेल्फीज आई हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इवन मीडिया, आई मीन ऑनेस्टली, आई मीन आई एम फ्रॉम मीडिया एंड आई से द सेम कि हमें नहीं है इतनी नहीं समझ। होती, so वो that is it's a red line for her. Many times I'm like the bad girl telling them don't do it. You know, if someone's trying to take a photo, I'm like, no. Don't. Or someone is approaching her for a photo, I will tell them. Because unnecessarily, then it becomes a bad memory for them if she. But no, she does just has some red lines about it, and she's very clear about it. पृथ्वीराज चौहान का कमेंट था मालेगांव ब्लास्ट केस पे कि ये सनातन टेरर से उन्होंने एसोसिएट किया है वो, और आपके पार्टी के जो एक स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसको अपना डिसप्लेजर दिखाया कि दिस इज़ नॉट राइट। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और यूबीडी शिवसेना के बीच में ये एक डील ब्रेकर साबित हो सकती है इन द कमिंग टाइम? नहीं, शिवसेना ने अपना स्टांस हमेशा से बहुत, जब भारतीय जनता पार्टी के भी साथ थे, बहुत क्लियर थे। हमारे अलायंस हाँ में हाँ, ना में ना करना नहीं है। हमारा अलायंस पॉलिटिकल मुद्दों से जुड़ा हुआ है और वो अलायंस है, पर वो आइडियोलॉजिकल आप कहोगे कि आप चेंज कर दो, वो नहीं हो सकता। तो जब हम 25 साल हम बीजेपी के साथ भी रहे, तो हमारे सामने एडिटोरियल्स ने उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है। जहाँ गलत है गलत बोलेंगे, जहाँ सही है सही साथ में खड़े रहेंगे। तो इन दिस केस हमारा स्टांस बहुत क्लियर है और हमें उसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हमारी पार्टी जो अलायंस में है उनके कोई और विचार होगा, दैट डज नॉट मीन हम हाँ में हाँ कर रहे हैं। वी आर वेरी क्लियर, दिस इज नॉट अ स्टांस। हम लोग कॉमनैलिटीज़ पे मिले हैं, एंड फ्रेंडशिप्स में भी, शादियों में भी अलग अलग सोच होती है। सो वी आर वेरी क्लियर। जैसे आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस को अगर देखा तो नॉट दैट ग्रेट, ओके। उनका कांग्रेस के साथ एक स्टेट में अच्छा चलता है, किसी और स्टेट में ख़राब चलता है। तो इंडिया अलायंस में कुछ क्रैक्स हमेशा से विजिबल रहे हैं, और सिमिलरली कुछ क्रैक्स विद इन पार्टी भी विजिबल रहते हैं, बीट कांग्रेस, बीट शिवसेना, बीट एनी अदर पार्टी। तो क्या आप लोग इंडिया अलायंस में आपस में आप लोग बात करते हो कि ओ दिस पर्टिकुलर लीडर मुझे लगता है कि ये डिसग्रंटल्ड है, तो इनको रोको, या इनके ऊपर लाइक लेट अस सिट एंड टॉक अबाउट हिम, ताकि उनको हम समझा सकते हैं कि डोंट डू दिस पर्टिकुलर थिंग या डोंट डू दैट पर्टिकुलर थिंग। से फॉर एग्जाम्पल शशि थरूर के बारे में अभी बहुत बातें चल रही है, देयर इज लॉट ऑफ कंजेक्चर। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? सो सी, इंडिया अलायंस मुद्दों पे जुड़ा, डेमोक्रेसी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हो, संविधान को लेकर हो, महाराष्ट्र में जो वोट का मैनिपुलेशन हुआ, अब बिहार में SIR के माध्यम से हो रहा है। फिर राहुल गांधी का अभी तुरंत में लेटेस्ट में एक बयान है कि लोकसभा इलेक्शंस जो थे वो पूरे रिग्ड थे, एंड ही हैज प्रूफ। अभी भी उन्होंने फिर से कहा। हाँ, अभी कर्नाटका में वो एविडेंस, उनने का जो आर्टिकल भी था एक न्यूज़पेपर में, उसमें भी काफ़ी उन्होंने डेटा बैक्ड आर्ग्यूमेंट ही किया था महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। आप सोचिए, वोट चोरी बोला है। हाँ, 5 महीने के अंदर अंदर इतने सारे वोटर्स बढ़ जाना। आप भी महाराष्ट्र से हैं, आपको भी पता होगा, ऐसा तो कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ इन दोज पर्टिकुलर ईयर्स के 5 महीने में ही सबके सब इतने बढ़ गए। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। उन्होंने इसके बारे में बात करी है। उन्होंने कर्नाटका, अब कह रहे हैं कर्नाटका में विद एविडेंस देंगे। तो अगर आपके इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो रहे हैं, आपकी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, आप तोड़ मरोड़ के पार्टीज तोड़कर आप सत्ता में आ रहे हैं, तो इसलिए वो अलायंस जो हुआ था वो उन मुद्दों को लेकर हुआ था कि जहां माइनॉरिटीज़ को भी आप जैसे ट्रीट कर रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गलत हो रहा है। तो जो एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया है उसको लेकर सब लोग साथ में आए थे। पर इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स पे विद इन पार्टीज़ क्या हो रही है, आई थिंक दैट इज़ फॉर द पार्टी टू फिगर। We will not go commenting on every political party's individual leader. पर जब इंडिया के सारे ही MPs जिनको चूज़ किया था वो ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए थे। सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स शशि थरूर जी की बातें वायरल हुई थी, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी विद इन द पार्टी दैट हैड ब्रोकन आउट। बट अगेन आई एम श्योर दे विल सिट एंड रिजॉल्व इट। बट हाउ डू यू लुक एट इट कि अंदर की बातें क्या चल रही है? बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट हमें भी नहीं आती। नहीं, मुझे भी नहीं पता। I honestly don't know. I'm not a person who will go finding out कि कौन क्या कर रहा है, क्या decisions ले रहा है। To each its own. Politics इतनी cutthroat space है, मैं आपको बताऊं कि आज आप ऊपर हैं, कल आप कहाँ होंगे पता नहीं। फर्श से स्पर्श जो भी उसको कहा जाता है, अर्श से फर्श जो भी है शब्द कहा जाता है, वो तो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सोच समझ कर अपने अपने विचार और अपनी निर्णय लेंगे।
ऑपोजिशन का अगर इफ़ आई यूज़ अ वर्ड परफॉर्मेंस, लाइक ऑपोजिशन का परफॉर्मेंस हाउस में सो फार आपके हिसाब से कैसा रहा है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो डिबेट थी उसके बारे में? आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर में जो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, चाहे वो कनी मोदी जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, राहुल गांधी जी हों, हमारे साइड से भी खरगे जी हों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुद्दे थे एंड मोस्ट ऑफ देम वर बेस्ड आउट ऑफ पहलगाम। सबसे पहले हम बार बार कह रहे हैं हमने उनको जवाब दे दिया, पर हमने जवाब किस चीज़ का दिया जहाँ पे हम फेल हुए ना, टेरर अटैक रोकने में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ना। या आई एम वेरी क्लियर, कहीं ये मिस इंटरप्रेट ना करें, यानी एक टेरर अटैक होना पहलगाम में कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कमी हुई है। अब बार बार वहाँ पे 2008 के मुंबई अटैक्स का हवाला दे रहे थे, टेरर अटैक्स का, वहाँ पे तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, यहाँ पर तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जैसे हम ये बोलेंगे कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर है। तो मैंने जब मैंने राज्यसभा में बोला, मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी भी जारी है। तो अगर हमने विदेश में जाकर पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया, उनकी नापाक हरकतों को एक्सपोज किया, अब इंटरनली हमारी क्या कमियां रही वो हमें करना पड़ेगा। उसका जवाब अभी भी नहीं मिला है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि हो रहा, आप देखिए आपने 1947 में क्या किया, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, आपने देखिए 1971 में क्या किया, देखो इंदिरा गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी निक्सन को। तो भैया 11 साल से आप हैं। Who will talk about the 11 years you mean? जब गृह मंत्री ने 370 हटाई थी कश्मीर में, उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म होगा, उन्होंने एक छाती ठोक कर कहा था पीओके के लिए हम जान देंगे। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था अचानक से सीज फायर क्यों हुआ? तिरंगा यात्रा में गए थे, अहमदाबाद गए थे, सबको बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, ये हमारी ऑल पार्टी डेलीगेशन से पहले। गृह मंत्री पहुंचते हैं अहमदाबाद और वहाँ पर कहते हैं अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी। तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? सीज फायर अगर एक्टर्स, हमें पाकिस्तानी एक्टर्स का भी बैन लग गया है, पर क्रिकेट पे क्यों बैन नहीं? एक्टर्स पे ही नहीं, इन्फ्लुएंसर्स पे भी, न्यूज़ चैनल्स पर भी ये बट कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसपे पाकिस्तानी रिपब्लिक जैसा चैनल है ना, वो उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। आप जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर उन्हीं पाकिस्तानियों को बिठाते हैं, फिर उनको पैसा भी देते हैं बैठने का, और आप देशभक्ति के गीत सुनाते हैं। तो आई एम सॉरी, इनको भी बंद रखना पड़ेगा। जहाँ पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म इनको बोलने का दिया जा रहा है वो बंद करना पड़ेगा। पर क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं हम? एग्जैक्टली माई पॉइंट। अमित शाह तो ये करवा सकते हैं, जय शाह को बोल। तो ये सारे जवाब हमें नहीं मिले। तो ऑपोजिशन ने उनको ऑपरेशन सिंदूर का देखकर हमने काफ़ी जो बातें हुई हैं, हमने द कंट्री हैज़ विटनेस कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिड नॉट हैव एन आंसर टू कि क्या आप कहेंगे कि बार बार जो ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं वो गलत है? चलिए आप उनका नाम लेकर नहीं कहो, आपने कहा कि नहीं ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। फिर कहा कि डीजीएमओ, पर डीजीएमओ कैन नॉट टेक अ कॉल इंडिपेंडेंटली ना। कोई पॉलिटिकल, जयशंकर ने तो कहा है मैसेजिंग गई होगी, ट्रंप और मोदी की तो बात ही नहीं हुई थी। हाँ नहीं हुई तो बात किसकी हुई, और कहाँ पे जाकर डीजीएमओ को इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर पाकिस्तान से फ़ोन आता है तुम्हारे हमारे डीजीएमओ के पास, वी शुड एक्सेप्ट द कॉल फॉर सीज फायर। डीजीएमओ नहीं लेंगे ये कॉल ना। सो अगेन वाइल आई वेंट, मैं सब जगह गई, पर मेरे मन में भी ये सवाल थे, पर मैंने अपने सारे सवाल एक तरफ कर पूरी देश की पार्टीज ने एक तरफ कर हम लोग ने देश के लिए जाकर आवाज़ रखी। और आप आए नहीं, देखिए 2014 से हम पे एंटी नेशनल का टैग लगता है। आज शशि थरूर लगता है आपको एंटी नेशनल क्यों, मतलब क्या डेफिनेशन क्या है आज? नहीं, उनका जो डेफिनेशन है एंटी नेशनल का, जो बीजेपी की हाँ में हाँ नहीं भरेगा वो एंटी नेशनल, जो बीजेपी की कमियां ढूंढेगा वो एंटी नेशनल। पर एक कहावत है कि पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारों से बड़ी अपना देश है, और अगर आप देश में रहकर अपनी सरकार से प्रश्न नहीं पूछते हैं वो सबसे एंटी नेशनल एक्ट होता है। आप शशि थरूर का कुछ कह रही थी? नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे शशि थरूर जी हुए, ऑपोजिशन के लीडर हैं, कितनी प्रखरता से उन्हें आवाज़ रखी। असदुद्दीन ओवैसी कौन है, ऑपोजिशन में एमपी हैं, कितनी प्रखरता से उन्हें अपनी आवाज़ रखी। तो ऑपोजिशन एमपीज कितने जो भी गए, सबने देश की आवाज़ सबसे ऊपर रखकर काम किया। तो क्या आप एंटी नेशनल, आपको भी 11 साल के बाद समझ में आ गया ना कि आपको विपक्ष की ज़रूरत पड़ेगी दुनिया भर में लेकर जाने के लिए, क्योंकि वी हैव अ बेटर नैरेटिव फॉर माई नेशन बिकॉज वी लव आवर नेशन।
वी वांट अकाउंटेबिलिटी। कंगना रनौत ने भी तो कहा था कि हमें आज़ादी भी 2014 के बाद मिली थी। अब उनकी आज़ादी के पैमाने अलग हैं। अब मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी कि देश जानता है आज़ादी कब मिली। कुछ लोगों के मन में यह है कि आज़ादी उनको 2014 में मिली, कोई कहेगा 2024 में मिली, कोई कहेगा 2019 में मिली। तो अपना आर्ग्यूमेंट अगर देश के सामने जोक बनना चाहते हैं बने रहें, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। उनके साथ डू यू हैव एनी बॉर्नहोमी, कुछ इक्वेशन है? नहीं, आई डोंट हैव एनी इक्वेशन। हमारी एक दोनों की एक कॉमन कमिटी है, IT एंड कम्युनिकेशन। आई एम अ रेगुलर अटेंडी। वंस शी डिड अटेंड दैट मीटिंग, उसके बाद मैंने उनको देखा नहीं। अच्छा, ये नेहरू की गलती की क्या बात है? ऑपोजिशन याद नहीं कराने देना चाहता है और सरकार भूलने नहीं देती। नहीं, हम बिल्कुल हम चाहते हैं कि नेहरू जी की किताबें हों, नेहरू जी का कार्यकाल हो, जनता के बीच आना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे जैसे बोस फाइल्स जब पर नेहरू की गलती के बारे में आपको पता है ना कि नेहरू की गलती के ऊपर बुक्स भी लिखी गई है, नेहरू की गलती के नाम अच्छी पे। बात है। क्लासिफाइड, पहले वो बोस फाइल्स होती थी, वो क्लासिफाइड फाइल्स थी। आपको याद होगा कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उस पर चली थी कि पता नहीं क्या छुपा है, पता नहीं क्या छुपा है। डीक्लासिफाई किया, आते ही डीक्लासिफाई किया, वो बड़ा रोज टेलीविजन चैनल पे डीक्लासिफाई हो गई, अब सीक्रेट पता चलेगा। क्या हुआ? फिजल आउट हुआ ना। तो ये जो एजेंडाधारी आते हैं, क्योंकि इनका कोई योगदान नहीं रहा, तो योगदान उस समय पर जब नेहरू जी थे, इनका योगदान नहीं था, कोई पार्टी ही नहीं थी। वो विपक्ष के नेता ज़रूर थे, पर वो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी यूनिट, जैसे भारतीय जनता पार्टी 1980 के दशक में बना, तब रिकग्नाइज नहीं थे। तो आप कैसे लोगों का मन जीतेंगे? बट डिस्क्रेडिटिंग द अर्लियर प्राइम मिनिस्टर्स। कल संजय राउत जी ने जो अपनी स्पीच दी थी राज्यसभा में, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कही कि आपको तो दिन रात शुक्रिया करना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, क्योंकि उन्होंने जो, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर बने होते तो RSS ही ना होता, उसमें बैन लगा दिया होता, ना आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनती। नेहरू जी है की वजह से ये पार्टी अभी भी है और पार्टी सत्ता में है। तो वो उनका कहने का मतलब ये था कि बार बार आप कोसते हो, पर रियलिटी तो ये है। एंड द अदर पार्ट ऑफ इट इज़ कि कितना आप उनको दोष दोगे। सरकारें आई गई, सब इसी स्पिरिट में काम किया कि ठीक है, जहाँ लूप होल्स थे उसको ठीक करो। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, उनकी सरकार हारी थी, तो हमारे देशों में, कितने देशों से हमारा बैन था, पेपर पाबंदी थी, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। फिर US इंडिया न्यूक्लियर डील हुआ, किसी ने कहा ओ देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लिए प्रॉब्लम छोड़ कर गए, इसलिए हमें रिजॉल्व करें। कंटिन्यूटी होती है। कोई सरकार का ये मानना है कि नेहरू ने ये सब गलतियां की, आज हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं और अब हम उनको फिक्स कर रहे हैं। हाँ, बहुत देखिए कितने अच्छे से फिक्सिंग हो रही है, कितनी फिक्सिंग हो गई कि आज जो, अगर आप हमारा देखेंगे तो काफ़ी चैलेंजेस हैं 11 साल में, और नए चैलेंजेस उभर कर आए हैं। जो चीज़ आप फिक्स करने की कोशिश करते हैं वो और बड़ी दिक्कत बन जाती है, और चैलेंज अब देश के सामने है। अब आई थिंक जनता भी, अब जब 303 से 240 पे ले आए, तो जनता भी समझ रही है। ये ना सोचिए जनता को नहीं समझ में आ रहा है। संजय राउत जी ने कहा कि इस्तीफा कौन देगा? नेहरू जी से नहीं लेकर आओगे आप, कब तक उन पे दोष मढ़ोगे ना? 11 साल अब आपको भी हो गए, अब जनता भी ये पूछ रही है कि अब तो 11 साल हो गए, अपनी जिम्मेदारी कब तय करोगे? डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के इकोनॉमी को डेड कहा। एब्सोल्युटली रिडिकुलस, बहुत ही गलत बात है कहना। अगर आप टैरिफ्स लगा रहे थे, तब मैंने सरकार से सवाल पूछा था कि ये जो एक प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, बयान बहादुर, जो बयान देते रहते हैं, है ना, उनके कैबिनेट में भी बहुत बयान बहादुर हैं, जो बयानबाजी तो ऐसे करते हैं जैसे अमित शाह जी POK के लिए जान दे देंगे, फिर सीज फायर होता है। तो कहीं तो एक वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। फिर एक बयान बहादुर हैं कॉमर्स मिनिस्टर, जो दिन रात कह रहे थे कि अभी डील होनी है, अभी हम US से होकर आए हैं, अब US की टीम इंडिया आएगी, और अचानक से 25% टैरिफ लगता है, प्लस पेनल्टी ऑन डीलिंग विद रशिया। तो मैंने सरकार से सवाल पूछा कि ये क्या हो क्या रहा है? आपके बयान बहादुर लगे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री लगे हैं, अब ये तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला टाइम है। तो मैं सवाल पूछूंगी, पर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप अगर सरकार को कुछ कहते, जैसे वो कह रहे हैं कि हाई टैरिफ्स, ये वो, इट्स अ पॉलिसी इशू। पर अगर आप मेरे देश को ही डेड इकोनॉमी कहोगे,
तो इट्स अ ह्यूज ह्यूमिलिएशन। जो हमारे देश के मेहनत कशी लोग हैं, दिन रात काम करते हैं, अपने पैसा कमाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी लेते हैं, टैक्स पेइंग हो और इनडायरेक्ट टैक्स पेइंग हो, सारी देश की एक एक जनता है, आप उनको इंसल्ट कर रहे हैं। एक होता है सरकार को आप करिए, मैं सरकार को बाकायदा घेरूंगी, एक होता है मेरे देश के मेहनतकशी लोगों को कह देना डेड इकोनॉमी। तो अगर डेड इकोनॉमी है तो हमसे ट्रेड डील क्यों करनी है भाई साहब आपको? और डेड इकोनॉमी है तो मुझे आप बताइए कि आप इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं हमारे साथ ट्रेड डील करने को? डेड इकोनॉमी है तो आपके जो डेटा वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब का डेटा आता है तो हमें अमंग से फास्टेस्ट 5 ग्रोइंग इकोनॉमीज क्यों बताता है? तो ये हमारे देश का मेहनत का है इकोनॉमी, सरकार की नहीं है सिर्फ। तो अगर वो जो बोल रहे हैं वो मेरे देश को बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये इस तरीके से बात करें, एक एरोगेंस से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी इज ऑल अबाउट शोमैनशिप बट नो सब्सटेंस। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, कितना अग्री करती है आप? जिस तरीके से PR है और मीडिया है पूरी सरकार की, वो तो जग जाहिर है। जो प्रचार इतना होता है और प्रचार का आउटकम क्या होता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आज अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग राशन पे निर्भर हैं, फ्री राशन पे निर्भर हैं, सरकारी राशन पे निर्भर हैं। अब देखिए पहलगाम हुआ, कोई सामने नहीं आया, कोई नोबडी इज अकाउंटेबल। मणिपुर में जो सीएम ने रेजिग्नेशन दिया था वो दैट वाज आल्सो लाइक आफ्टर अ ईयर, उससे भी ज़्यादा। आफ्टर ईयर, फॉरगेट दैट, बीच में एक बार हुआ, इस्तीफा हुआ, उन्होंने भी एक अच्छा ड्रामा रचा। उनने दिखाया कि कैसे लोग उनको कह रहे नहीं आप इस्तीफा नहीं दे सकते, उन्होंने पेपर फाड़ दिया, रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया, तो उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, वापस घर जाकर बैठ गए। फिर 1 साल के बाद जब और कोई उनको रास्ता नहीं दिखा, तब जाकर उनको निकाला गया है, जो चीज़ 2 महीने पहले। पर अभी भी आप देखिए, अगर गवर्नर्स रूल लगता है तो जल्द से जल्द चुनाव होता है, गवर्नर के रूल में नहीं रह सकते हैं। मणिपुर में कोई असेंबली फंक्शनिंग ही नहीं है, गवर्नर का रूल चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, तो इलेक्शन भी नहीं अनाउंस करें। आज फिर अभी मणिपुर का जो गवर्नर्स रूल है एक्सटेंड करने की बात है। सो देयर इज नो सोल्यूशन एंड दे डोंट वर्क टुवर्ड्स अ सोल्यूशन। थिंग्स आर एज दे आर आपके हिसाब से? चल क्या यानी जिद जो है कि हम कैसे एडमिट कर लें कि हमारे में हमने कोई गलती की है या कोर्स करेक्शन कर लें। आप देश को ये मैसेज दे सकते थे कि एवरीवन अगर वो कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं तो हम इनको हटा रहे हैं। नहीं हटाया गया, पूरी तरीके से उनको बचाया गया। हमारी ऑल पार्टी मीटिंग भी जब हुई थी होम मिनिस्टर से, तभी भी हमने देखा था सबकी एक ही मांग रही थी कि होम मिनिस्टर का ये चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा लो। नहीं किया। देखिए, भूल सुधार होता है, कोर्स करेक्शन होता है, सरकारों में ये होता है, एंड नोबडी जजेस यू बैडली फॉर इट। जैसे आपने इतने प्रोटेस्ट कराकर इतने किसानों की जब जान गई और प्रोटेस्ट आपके काबू में ही नहीं आ रहे थे, तब जाकर आपने वो 3 काले कानून वापस लिए। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको आतंकवादी करार करने में, उनको पाकिस्तानी करार करने में, उनको खालिस्तानी करार करने में, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बताने में, डीप स्टेट बताने में, जॉर्ज सोरोस लिंक करने में। फिर क्या हुआ? वापस लिया ना। कभी कभी स्टेप बैक कर सकते हैं। ये राजनीति ही नहीं, आपकी देश के हित में होता है। पर इतना आप ऐसा पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, अगर अब हमने टर्न ले लिया तो हमारे ईगो हर्ट होगी या हमारी कोई सरकार पे चोट पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी। इट विल मेक यू मोर ह्यूमन, मोर सेंसिटिव टू व्हाट पीपल आर सेइंग। नहीं है, पर है ही नहीं। आपको लगता है कि मोदी ने, पीएम मोदी ने मणिपुर का जो इशू था वो और सेंसिटिवली और एक अलग तरीके से हैंडल करना था? बिल्कुल सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी। मणिपुर बार बार होम मिनिस्टर कह रही है आज का इशू नहीं है, सालों से चला आ रहा है। बिल्कुल। पर अमित शाह, उनका तो कहना था, जैसे हाउस में भी हुआ कि खड़गे जी ने बोला था कि आप मोदी जी को बुलाइए पार्लियामेंट में, हाउस में, हमें उनसे बात करनी। उन्होंने बोला मुझसे निपट लो। तो आप देखिए, राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बोला, आप राज्यसभा में भी आकर बोल सकते थे, दोनों हाउसेस को आप संबोधित कर सकते थे, पर संबोधन नहीं हुआ। तो खड़गे जी ने कहा, जब एक कमिटमेंट रहा था कि दोनों हाउसेस में आकर बोलेंगे, तो आज क्यों नहीं आए? और मैं मुझसे निपट लो, ये कोई रंगदारी है क्या? ये डेमोक्रेसी है। और निपटने की तो बात ही नहीं है ना, समझने की बात है।
विवाद की बात ही नहीं है, संवाद की बात है। पार्लियामेंट विवाद की जगह नहीं है, संवाद की जगह है। पर कितना संवाद हो पाया है और कितना विवाद वही होता तो है? नहीं हो हम पाता। सिर्फ विवाद देखते हैं। आप देखिए कि टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है, बिजनेस नहीं हो पाता है। हम विजुअल्स क्या आते हैं कि बार बार हाउस एडजर्न होता है, अपोजिशन वेल में होता है, हाँ। तो एज अ नॉट एज अ जर्नलिस्ट बट एज अ टैक्स पेइंग सिटीजन ऐसा लगता है कि कब हम इम्पोर्टेंट बिल्स के बारे में कब बात देखिए, करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ समझना ज़रूरी है। देश की पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार का होता है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कुछ मुद्दे, ऑफ कोर्स प्रायोरिटी आपके मुद्दों की होती है, गवर्नमेंट की बिल्स की होती है। कुछ प्रायोरिटी होती है कि विपक्ष की क्या मांगे हैं, कौन से मुद्दों पे चर्चा करने की मांग है। और आप पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले आप सबको कॉन्फिडेंस में लेकर आप इस पे करो। जैसे ऑल पार्टी मीटिंग होती है पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले, पर अब वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन गई है। वो भी कभी प्रधानमंत्री जी, आई डोंट थिंक, इफ आई कुड बी रॉन्ग ऑन दिस, प्रधानमंत्री तो कभी नहीं उस ऑल पार्टी मीटिंग में आए हैं। यूजली रक्षा मंत्री होते हैं राजनाथ सिंह जी, वो सबकी सुन लेते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, सबकी सुनते हैं, पर करते अपने मन की हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ अगर 10 चीज़ आपकी हैं तो एटलीस्ट 3 चीज़ें हमारी हों। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि करते अपने मन की? कोई ऐसी कोई चीज़ तभी तो ये ब्लॉक होता है ना, पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन क्यों होता है? अगर आप ऑपरेशन, अब आप मुझे बताइए, आपने कहा टैक्स पेइंग नेशन, राइट? टैक्स पेइंग पेयर्स के मन में लगता है, तो पार्लियामेंट के पहले दिन में टैक्स पेयर्स को ये भी लगा होगा कि सबसे पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करें। 3 महीने बाद पहली बार पार्लियामेंट मिल रही है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई, कोई स्पेशल सेशन नहीं हुआ। 3 महीने बाद पार्लियामेंट के फर्स्ट डे पे कहना चाहिए तो चलिए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हम सबसे पहले करते हैं। 12 बजे हाउस एडजर्न हुआ 2 बजे तक। सॉरी, 12 बजे हाउस एडजर्न होता है 2 बजे तक। हाँ, तो वो तो 12 बजे यूजुअली क्वेश्चन आवर और 0 आवर होता है। क्वेश्चन आवर होता है 12 to 1, 1 to 2 PM लंच आवर होता है, फिर 2 PM से जो बिजनेस होता है वो शुरू होता है। तो वो एडजर्नमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपने फिर से कह दिया ना नहीं करेंगे चर्चा। अब प्राइम मिनिस्टर आकर ना बोले, इट्स डिसरिस्पेक्ट टू राज्यसभा। और इस टाइम तो ऐसा हुआ कि आपने फर्स्ट डे ऑफ राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट से इस्तीफा हो गया। तो अगेन इट गोज इनटू ऑफ ट्रैक मोड। BSc बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे सब मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या आने वाले हफ्ते का एजेंडा होगा। वो मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी। पर क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है कि बहुत सारे स्पेकुलेशन से बहुत सारी बातें चल रही है कि उनका इस्तीफा ऐसे इतने रैंडमली क्यों आया है? आई हैव नो आइडिया। हम भी जानना चाहते हैं कि क्योंकि हेल्थ तो वॉज नॉट एन इशू, हम उनको देख रहे थे उस दिन, पूरा दिन वो वहीं पर थे। और अगर हेल्थ वॉज एन इशू तो उनसे इस्तीफा पहले ले लिया होता। ये डिसरप्शन तो नहीं होता ना पार्लियामेंट में। पर मेरे कहने का मतलब यही था कि UK पार्लियामेंट, जिसका हम पार्लियामेंट्री मॉडल हम फॉलो करते हैं, वहाँ पर भी विपक्ष को कुछ दिनों के लिए समय दिया जाता है कि उनके मुद्दे सामने आएंगे और सरकार उसका जवाब देगी। यहाँ पर तो अब होता ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर भी 1 हफ्ते बाद शुरू हुआ और वो झगड़ा ये था कि कौन से रूल में, यानी सरकार है वो कहेंगी अंडर ओनली दिस रूल। क्यों भाई, हर चीज़ आपकी मनमानी नहीं हो सकती। हम चाहते थे प्रेसिडेंट आकर, प्राइम मिनिस्टर आकर जवाब दें दोनों हाउसेज में, एक में दे दिया उन्होंने, दूसरे में नहीं दिया। सो ये डिसरप्शन जो होता है वो तब होता है जब ऑपोजिशन की आवाज़ को बंद करने का काम होता है। कमिंग बैक टू जगदीप धनखड़, ऐसी बातें हुई थी कि शायद उन्होंने ऑपोजिशन को फेवर किया था। मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी पूरे उनके कार्यकाल वो में। बेसिकली बैड बुक्स में चले गए हैं। इसके लिए पर he was asked- मैंने ऑनेस्टली, हम स्पेकुलेशन तो मैं करूँगी नहीं, पर ये कहना कि ऑपोजिशन को फेवर करे थे वो एकदम सरासर गलत होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने का काम किया है या चुप कराने का काम किया। तो क्यों इस्तीफा हुआ वो सूनर और लेटर पता चले नहीं चले, आई डोंट नो, बट ये चार्ज गलत है कि वो एक उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, भी कि वो ऑपोजिशन को फेवर कर रहे थे। कमिंग बैक टू महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, देवेंद्र फडणवीस का ऑफ कोर्स राइज बहुत प्रोमिनेंट रहा है। तो समवन हु इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, आपको क्या लगता है पार्टी के लिए बड़ा थ्रेट कौन है? इंडिया अलायंस के लिए PM मोदी है या फिर शिवसेना के लिए देखो तो देवेंद्र फडणवीस इन महाराष्ट्र? नहीं, देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे हम उनके साथ पार्टी में साथ में थे, अलायंस चल रहा था, फिर अलायंस टूटा, फिर जिस तरीके से तोड़ा गया
उसका पूरा कार्यक्रम रचाया गया दिल्ली से, वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो दिल्ली, अगर जब महाराष्ट्र की कभी स्ट्रिंग्स दिल्ली से नहीं हुई हैं, तो पूरी सरकार वो जो 2.5 साल चली वो दिल्ली से ही चल रही थी, और उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। फिर जब वो चीफ, नाराज थे उससे? अब मुझे नहीं पता, मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई है। अंदर की बातें आपको तो नहीं, आई डोंट नो, मैं आई डोंट हैव अ, मैं तो कभी, मैंने कभी उनसे अपॉइंटमेंट भी नहीं मांगी है, सो आई डोंट रियली नो, या कभी उनसे मिली भी नहीं हूँ। आई रिमेंबर एक बार जब शिवसेना का एक कार्यक्रम हुआ था तो उसमें ज़रूर मैं मुलाकात हुई थी, बट आई हैवंट मेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो पार्टी जब टूटी भी वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, और जब लौट कर जब जीत कर आए और जब बात हुई कि उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाएंगे, तो जो एक अगली सीन प्ले आउट हुआ जहाँ पे खींचातानी हुई, तो एंड ही केम आउट एंड ही इज़ नाउ द चीफ मिनिस्टर। पर मैं यही कहूँगी कि कौन बड़ा थ्रेट है? थ्रेट वो है जो प्रजातंत्र के उसूलों को दरकिनार करके एनी हाउ कब्जा करना चाहते हैं पावर को, और जिसने वो रचाया है राज, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो शिवसेना यूबीटी का क्या एक स्ट्रैटेजी है? जैसे एकनाथ शिंदे, उनका भी एक प्रोमिनेंस हम देख सकते हैं कुछ सालों में हुआ है। ऑफ कोर्स उनके बीच में भी कुछ डिफरेंसेस, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस, ऐसी बातें आती रहती है। तो शिवसेना यूबीटी का क्या प्लान है? इनको टैकल कैसे करेंगे? बिकॉज अगर इनमें डिफरेंसेस भी होंगे तो भी जहाँ यूनिटी दिखानी है ये लोग यूनिटी दिखा देते हैं। नहीं, हमारे कोई प्लान ऐसा नहीं है। प्लान वही है कि जनता के मुद्दे उठाते रहें। अब आप देखिए, रोज़ लगातार कोई ना कोई करप्शन इशू सामने आ ही रहा है, चाहे उनके सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, चाहे वो शिवसेना जो शिंदे सेना है, मैं तो उसको शाह सेना कहती हूँ क्योंकि यहीं से प्रायोजित हुआ था कार्यक्रम, उनको शाह सेना कहती हूँ। तो उनके तो एक से बढ़कर एक नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं। और महाराष्ट्र का तो बच्चा बच्चा जानता है, पन्नास खोके एकदम ओके। तो जब पन्नास खोके का ये लत लगती है ना, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हुए पार्टी तोड़कर, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं सरकार चलाने में, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अकाउंटेबिलिटी में। तो उसका खामियाजा अब दिख ही रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ करप्शन चार्ज। तो जो करप्शन है, जो महाराष्ट्र का पैसा लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता का पैसा लूटा जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, हम उसको लगातार उठा रहे हैं। अब वो जवाबदेही ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर की होगी कि वो इतने सक्षम हैं कि अकाउंटेबिलिटी अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की तय कर पाए। अब देखिए, एक एनसीपी अजीत पवार के जो नेता हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे थे किसानों के बारे में। फिर दूसरे उनके जो मुंडे जी हैं, हाँ धनंजय मुंडे जी हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो और अभी जो कोकाटे हैं, रमी खेलते हुए पाए गए कैबिनेट ये मीटिंग्स में, और उनको क्या किया, वहाँ से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कर दिया। वेरी सुन शायद स्टेट गेम भी बन जाए रमी, क्योंकि ऐसे आदमी जो बिजी रहते हैं रमी खेलने में। तो अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे ना। तो हमारा काम, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, महाराष्ट्र की आवाज़ उठाते रहिए, महाराष्ट्र के मुद्दे उठाते रहिए। वी फोर्स देम टू विड्रॉ द जीआर मराठी हिंदी इशू को लेकर। लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, उसको ज़बरदस्ती एनईपी के माध्यम से लाना प्रॉब्लम है। मुंबई में अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट देखा। भारत मिलाप हुआ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का। तो ऑफ कोर्स एक मे बी पार्टी वर्कर्स में एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बट क्या ये इसका सस्टेनेंस जो है ये बीएमसी इलेक्शंस पे डिपेंड करता है, रिजल्ट्स पे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, ऐसा है, कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि जहाँ आपकी पार्टी को तोड़ा गया, जहाँ आपके जो विचार थे, ये कहा गया कि वो विचारों का वारसा तो कोई और है, विचारों की लेगेसी तो किसी और की है। जो ब्रांड ठाकरे, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का था, वो आपके नहीं, इनका तो कुछ है ही नहीं, वही है। तो ये गलत बात है। और कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ समय की मांग होती है कि दोनों रीयूनाइट करें, और ये बिल्कुल वैसा ही था। और मैं वहाँ पर स्टेडियम में थी जहाँ पे ये हुआ था, दोनों एक स्टेज पे आए थे।
आई कांट टेल यू, जो लोग वहाँ पे भीड़ आई थी, was euphoria. सवेरे 6 बजे से लोग वहाँ पे थे, बस वो देखना चाहते थे कि दोनों एक साथ आएं। तो मैंने यही कहा था कि ये समय की मांग तो है ही, पर जनता की इच्छा है, और वो पॉलिटिकल आउटकम्स इज सेकेंडरी। फर्स्ट इज टू सी अ फैमिली यूनाइटेड। और वो जब होते हुए देखा, आई कुड सी दैट अगर दोनों साथ में आते हैं, जनता भी वो विश्वास जो रहा है वो विश्वास बना रहेगा। तो क्या लगता है आपको कि जैसे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में भी कुछ रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द हुड, एंड कभी कोई अलायंस हो सकता है बीजेपी शिवसेना का आगे, या फिर लाइक मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है। वो डिसीजन सीनियर लीडरशिप का ही रहेगा, साहब का ही रहेगा। और साहब जब अगर ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं, जो भी निर्णय हो, चाहे वो पार्टी के अलायंसेस को लेकर हो, पार्टी के इनकमिंग को लेकर हो, पार्टी में के डिसीजंस को लेकर हो, उसका हम सम्मान करेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। थैंक यू वेरी मच।